रेडी स्टार्ट। प्लाज्मा थेरेपी पर फैसला। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के लिए स्वीकृत इलाज की सूची से हटाने का फैसला किया है। पिछले साल भारत में हुए एक बड़े अध्ययन में पाया गया था कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड मरीजों को कोई फायदा नहीं होता। इसके बावजूद ICMR के दिशा निर्देशों में इलाज का यह तरीका बना रहा। इसके बाद भी कई अध्ययनों से यही निष्कर्ष निकला कि इससे न तो कोविड संक्रमण की गंभीरता कम होती है और न ही मरीज के जल्दी स्वस्थ होने की कोई उम्मीद होती है। पिछले दिनों ब्रिटेन में 5000 मरीजों पर एक बड़ा अध्ययन किया गया, जिसके नतीजे 14 मई को प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका लैंसेट में छपे हैं। ये नतीजे भी यही बताते हैं कि कोविड-19 के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ समय पहले भारत के कई प्रमुख डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन को चिट्ठी लिखकर प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता प्राप्त इलाज की सूची से हटाने की मांग की थी। इन वैज्ञानिकों का कहना था कि प्लाज्मा थेरेपी अतार्किक व अवैज्ञानिक है और इसका कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा कोरोना के दौर में प्लाज्मा हासिल करना भी मुश्किल काम है। मरीजों के परिजनों को इसके लिए बेवजह ही भटकना पड़ता है। इन वैज्ञानिकों ने एक और गंभीर खतरे की ओर इशारा किया है। उनका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी के अनियंत्रित इस्तेमाल से हो सकता है कि वायरस के कहीं ज़्यादा खतरनाक नए रूप पैदा हो जाएं। इन सब प्रमाणों और चेतावनियों के मद्देनज़र ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को हटाने का फैसला किया है। हालांकि हम नहीं कह सकते कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि कोविड के इलाज के लिए डॉक्टर और मरीजों के परिजन अक्सर जो भी इलाज संभव होता है वह करते हैं, चाहे उसका असर प्रमाणित हो या न हो। लेकिन समझदार डॉक्टर इसका इस्तेमाल करने से बचेंगे और मरीज के परिजन प्लाज्मा हासिल करने की जद्दोजहद से जब प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता दी गई थी तब भी इसकी विश्वसनीयता असंदिग्ध नहीं थी। तब कोरोना की पहली लहर तबाही मचा रही थी और इसके इलाज के बारे में बहुत कम जानकारी थी। लोग हर उस इलाज को आजमाने को तैयार थे जिससे कुछ भी उम्मीद हो। प्लाज्मा थेरेपी के पीछे तर्क यही था कि जो लोग कोरोना से उबर जाते हैं उनके रक्त में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं जो उनकी कोरोना से रक्षा करती हैं। यदि कोरोना से उबरे हुए व्यक्ति के रक्त का प्लाज्मा किसी मरीज को चढ़ाया जाए तो ये एंटीबॉडी वहाँ कोरोना के खिलाफ लड़ने में कारगर हो सकती हैं। यह तर्क सुनने में जितना जायज़ लगता है व्यवहार में
उतना कारगर साबित नहीं हुआ। वैसे भी ICMR ने इसे ऑफ लेवल इलाज के तौर पर मान्यता दी थी, जिसका तकनीकी मतलब जो भी हो, व्यवहारिक मतलब यही था कि इसके असर के बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। कोरोना का बहुत विश्वसनीय इलाज ढूंढने की जद्दोजहद अब भी जारी है। इस बीच चिकित्सा विज्ञान भी बहुत कुछ सीख रहा है, अपनी कामयाबियों से और कुछ अपनी गलतियों से। यह भी एक ऐसा ही उदाहरण है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। दया मनुष्य मात्र का धर्म है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां हैं, करुणा और प्रेम। इनमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरों के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी और पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी पीड़ित को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिनसे पीड़ित के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह पीड़ित के अंतस में भी प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझाता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना पीड़ित के कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। यह न समझना चाहिए कि पीड़ित के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक ही रहती है। यह प्रेम मार्ग की सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी पीड़ित के हृदय को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक आध शब्द मुंह से निकल आते हैं। पीड़ित के मुख से निकली सहानुभूति शब्द सा पीड़ित और कोई शब्द नहीं हो सकता। जब सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। प्राण के बदले में भी वह सत्ता जंचेगा। यदि प्रेम को यह निश्चय हो जाए कि वह मर जाने पर पीड़ित की आँखों में
आई हुई आंसू की एक बूंद वह देख सकेगा तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि आ नहीं सकती। जहाँ तक ऐसे प्रेम के साथ तुष्टि की कामना या अतृप्ति का क्षोभ लगा दिखाई पड़ता है, वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष प्रकृत नहीं होता। पर जहाँ आत्मसंतुष्टि की वासना विरत हो जाती है या पहले से ही नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल प्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, जहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी पीड़ से कुछ भी नहीं चाहता है, केवल यही चाहता है, पीड़ से नहीं, ईश्वर से, कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। ऐसे प्रेमी के लिए पीड़ की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख नहीं रह जाता। पीड़ का सुख संतोष ही उसका सुख संतोष हो जाता है। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव पीड़ पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य या संपर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेम रक्षा और शांति लाभ कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता न होगी तो प्रतिवर्तन द्वारा घोर मानसिक विलोभ और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। आंकड़ों का आईना। कोरोना के आंकड़ों में कमी राहत की बात है। कुछ दिन पहले संक्रमितों का रोजाना आंकड़ा 4 लाख से ऊपर बना हुआ था। यह अब 3 लाख के नीचे आ गया है। हालांकि इसकी एक वजह जांच में कमी को माना जा रहा है। जब जांच कम होगी तो मामले भी कम निकलेंगे, पर इससे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि ज़्यादातर राज्यों ने जो पूर्ण या आंशिक बंदी की है उसका असर ज़रूर पड़ा होगा। फिर पिछले साल के मुकाबले इस बार दूसरी लहर को लेकर लोगों के भीतर खौफ भी कम नहीं है। लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद तो मिली है। बहरहाल आंकड़ों के हिसाब से तो हालात में सुधार के संकेत देखने लगे हैं। पिछले 6 दिनों में उपचाराधीन मामलों में भी 3.5 लाख से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई। जाहिर है मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। 29 अप्रैल को जहां यह 81.90% थी, वहीं 15 मई को 84.78% दर्ज की गई। इससे विशेषज्ञों को उम्मीद बंधी है कि हालात जल्दी ही इस साल जनवरी के स्तर तक आ जाएंगे। जनवरी में मरीजों के ठीक होने की दर 97% थी। लेकिन इस मुगालते में रहना कि संकट टल गया है, ठीक नहीं है। सुधार की रफ्तार भले दिखने लगी हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा
अभी भी चिंताजनक है। जब मामले 4 लाख के ऊपर थे तब भी रोज़ाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3.5 से 4 हज़ार के बीच बना हुआ था और आज जब संक्रमितों का रोज़ाना का आंकड़ा 2,65,000 के करीब आ गया है तब भी मौतों का प्रतिदिन का आंकड़ा 4,000 के ऊपर है। इससे पता चलता है कि 2 से 3 हफ्ते पहले जो संक्रमित भर्ती हुए होंगे उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर रही होगी। माना जाता है कि संक्रमण और मौत के बीच 2 से 3 हफ्ते का अंतर रहता है। ऐसे में अगर अब संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो मौतों के आंकड़ों में कमी आने में 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं। अभी भी ज़्यादातर उपचाराधीन मरीज सघन चिकित्सा में हैं। ऐसे में आने वाले 2-3 हफ्तों में मौतों का आंकड़ा कितना कम या ज़्यादा होता है इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। भूलना नहीं चाहिए कि देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ पार कर चुका है और दुनिया के सबसे संकटग्रस्त देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। अब चुनौती यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो ताकि संक्रमितों का तत्काल पता चल सके। इस वक्त करीब 16 लाख लोगों की रोज़ाना जांच हो रही है, लेकिन आबादी के हिसाब से यह नाकाफ़ी है। जांच रिपोर्ट आने में ही कई दिन लग रहे हैं। बड़े शहरों को छोड़ दें तो गांव कस्बों में तो जांच का वैसा इंतज़ाम नहीं है और जांच कितनी सही कितनी गलत निकल रही हैं यह अपने में बड़ी समस्या है। ऐसे में संक्रमितों की सही तादाद का पता नहीं चलता। महामारी से निपटने में यह बड़ी समस्या है। उधर टीकाकरण अभियान में भी रोड़े कम नहीं आ रहे हैं। राज्यों के पास पर्याप्त टीके नहीं हैं। कंपनियां रातों रात तो मांग पूरी कर नहीं सकती। सवाल है कि जब जांच जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी होने में ही अवरोध आ रहे हैं तो संक्रमितों या मौतों का सही आंकड़ा सामने आएगा भी कैसे। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। सेंट्रल विस्टा पर शरारत। कोरोना संकट के बीच कुछ ज़रूरी कामों में खलल डालने के लिए किस तरह की क्षुद्र राजनीति हो रही है और उसमें अदालतों को भी मोहरा बनाया जा रहा है, इसका प्रमाण है संसद के नए भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने की मांग। यह मांग पहले सुप्रीम कोर्ट में की गई, वहां से निराशा हाथ लगने के बाद हाईकोर्ट जाया गया। कायदे से तो ऐसी फालतू की याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे केवल अदालतों का समय ही नष्ट करती हैं। सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की चाह रखने वाले किस कदर दुर्भावना से भरे हुए हैं, इसका पता उनकी ओर से इस परियोजना को मौत का किला करार दिए जाने से चलता है। ऐसी दलीलें वही दे सकता है जो सेंट्रल विस्टा को लेकर नफरत से भर गया हो। याचिकाकर्ताओं
की ओर से इस परियोजना की तुलना नाजियों के यातना केंद्र से करते हुए यह दलील दी गई कि इस वक्त यहाँ निर्माण काम जारी रहने से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसी मनगढ़ंत दलीलों को महत्व देने का मतलब होगा देश में सड़क, रेल, पुल, मेट्रो आदि से संबंधित समस्त निर्माण कार्य रोक देना। क्या इससे संक्रमण थम जाएगा? आखिर जब कोरोना काल में ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं और अन्य तमाम काम हो रहे हैं, तब फिर सेंट्रल विस्टा का काम क्यों नहीं हो सकता? पहली नज़र में किसी को यह लग सकता है कि सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की मांग करने वाले मजदूरों के हितैषी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि काम रुकता है तो सबसे पहले मजदूरों के पेट पर ही लात पड़ेगी। आखिर कुछ लोग यह क्यों चाहते हैं कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठे? इस सवाल का जवाब यही है कि वे किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में अरंगा डालना चाहते हैं। इस तरह की चाह कतई राजनीतिक दलों और खासकर कांग्रेस की भी है और इसलिए पिछले दिनों उसके समेत अन्य दलों के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को कोरोना से निपटने के लिए जो सुझाव दिए गए, उनमें एक यह भी था कि सेंट्रल विस्टा का काम रोक दिया जाए। कांग्रेस पहले दिन से इस परियोजना के पीछे पड़ी है, जबकि उसकी पहल उसके सत्ता में रहते समय ही हुई थी। शायद कांग्रेस यह नहीं चाहती कि सेंट्रल विस्टा के रूप में कोई ऐसी विरासत बने जिसका श्रेय किसी और को जाए। यह और कुछ नहीं, ईर्ष्या की आग है जिसमें उसके समेत कुछ और दल एवं समूह जल रहे हैं। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। आपूर्ति श्रृंखला बाधित। महामारी के असर से उबरने की कोशिश में जुटी वैश्विक अर्थव्यवस्था इन दिनों एक नई चुनौती का सामना कर रही है। दुनिया भर में कंपनियां अपनी ज़रूरत से अधिक कच्चे माल और अन्य चीज़ों की ताबड़तोड़ खरीद कर रही हैं। ऐसे में वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर बहुत अधिक दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा चीज़ों की कमी भी हो रही है और उनके दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की आशंका बढ़ गई है। यदि जल्दी ही इस अफरा तफरी पर काबू नहीं पाया गया तो महामारी और मंदी से जूझती अर्थव्यवस्था का संकट गहरा हो जाएगा। लोहा, तांबा, गेहूं, सोयाबीन से लेकर प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की चीज़ों की कमी हो गई है। जानकारों के अनुसार कंपनियों का मानना है कि कई देशों में महामारी पर नियंत्रण होने की वजह से बाजार में तैयार माल की बढ़ी मांग अगले साल तक बरकरार रहेगी, सो वे पहले से ही बड़ी मात्रा में भंडारण कर रही हैं। चूँकि इनकी आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है और यातायात में भी मुश्किलें आ रही हैं, तो कीमतें में बढ़ोतरी भी स्वाभाविक है। इसका
एक सीधा असर तो तैयार माल के थोक और खुदरा दामों पर भी होगा। इसके संकेत भी देखने लगे हैं। इससे एक दूसरी चिंता यह पैदा हो गई है कि महंगाई बढ़ने से बाजार में मांग भी घट सकती है। उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए उत्पादन, मांग, दाम, रोजगार और आमदनी में संतुलन होना जरूरी है। इस स्थिति के पैदा होने के अनेक कारण हैं। एक तो कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया और इसका प्रकोप अभी भी पूरी तरह से थमा नहीं है। मार्च में स्वेज नहर में एक बड़े जहाज के कई दिनों तक फंसे रहने के चलते सामानों की ढुलाई बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई थी। अमेरिका समेत कई देशों में सूखे की वजह से कृषि क्षेत्र पर असर पड़ा। तेल, अन्य खनिजों और धातुओं की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव देखे गए। अभी भारत में महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है, जिससे बंदरगाहों की गतिविधियां शिथिल हुई हैं। इन कारकों से श्रम और पूंजी की उपलब्धता में अनिश्चितता पैदा हुई है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और बाजार में पूंजी मुहैया कराने के लिए ब्याज दरों की समीक्षा का दबाव भी बढ़ रहा है। महामारी से अधिक प्रभावित हर देश को राहत के लिए भी धन मुहैया कराना पड़ा है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति लंबे समय में सबसे अधिक रही थी। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई है, पर यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने का नतीजा है। यदि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ताबड़तोड़ खरीद जारी रही तो महंगाई और बढ़ेगी। चूँकि कुछ महीनों में स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है, इसलिए इस संबंध में ठोस नीतिगत पहल जरूरी है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। छवि चमकाने के लिए मदद का स्वांग क्यों? हमारे राजनेता भी न जाने किस मिट्टी के बने हैं। खुद कानून कायदे बनाते हैं और फिर उनको तोड़ने में शान समझते हैं। कोरोना की चेन तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन भीड़ जुटाकर उसी चेन का हिस्सा बन जाते हैं। महामारी तक में सियासी नफ़ा नुकसान आंकने वाले नेताओं को देखकर लगता है कि इन्हें सिर्फ अपनी छवि चमकाने की चिंता है, जनता के दुख दर्द की नहीं। तभी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सियासी फायदे के लिए नेताओं द्वारा दवाओं की जमाखोरी पर तल्ख टिप्पणी की है। न केवल नेताओं पर बल्कि दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी, जो नेताओं के ऐसे कारनामों को जनसेवा का नाम दे रही थी। किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि कमोबेश सभी दलों के नेताओं को लेकर अदालत में गुहार की गई थी कि वे दवा, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों तक की जमाखोरी कर उसे सियासी फायदे के लिए बांटने में जुटे हैं। ऐसे दौर में जब कोरोना संक्रमितों को इन सब के लिए भटकने को मजबूर होना पड़ रहा हो, ऑक्सीजन और दवाओं तक के लिए मुँह मांगे दाम चुकाने को मजबूर होना पड़ रहा हो, नेताओं की यह दुष्प्रवृत्ति
सीधे सीधे जमाखोरी को बढ़ावा देने वाली है। राजनीतिक दलों और राजनेताओं की ऐसी जनसेवा दिल्ली में ही हो ऐसा नहीं है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी कहीं ऑक्सीजन और कहीं दवाइयाँ नेताओं के माध्यम से वितरित की गई हैं। इंदौर में तो रेमडेसिविर इंजेक्शन भी भाजपा विधायकों के मार्फत देने के आरोप तक लगे हैं। कोरोना लहर के पहले दौर में भी पलायन करने को मजबूर परिवारों को इन नेताओं ने भोजन पैकेट बांटे जरूर, पर उन पर भी अपना चेहरा व पार्टी का नाम चपका करने से नहीं चुके। कोर्ट ने सही कहा कि कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को बांटने का काम नेताओं का नहीं है। वे भला करना चाहते हैं तो संग्रहित की गई दवाइयों को सरकारी अस्पतालों को वितरण के लिए सौंप दे। ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी दवाइयों का इस तरह का संग्रहण कोई अन्य करता दिखे तो पुलिस उस पर शिकंजा कसते तनिक भी देर नहीं लगाती। लेकिन जब ऐसे काम नेता करते हैं तो वह अदालत को जवाब देती है कि ये तो दवा, ऑक्सीजन आदि के लिए लोगों की मदद ही कर रहे थे। नेताओं से अपेक्षा की भी जानी चाहिए कि वे मुश्किल वक्त में जनता के साथ खड़े होंगे, लेकिन सिर्फ सियासत चमकाने के लिए नहीं। ऐसे काम उन जनप्रतिनिधियों की छवि भी खराब करते हैं जो सही मायने में सरकारी मदद उसके वास्तविक हकदारों तक पहुंचाने के जतन करते हैं। स्टॉप।